सो लक्ष्य मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग मनोविज्ञान से संबंधित उन सारी क्वेश्चनों को हल करेंगे जो टेट तथा सीटेट में उन्हें पूछे जाने की संभावना है या पूछे गए हैं। तो इसी क्रम में हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कोहलर ये सिद्ध करना चाहते थे कोहलर ये सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना है। सीखना है। 4 ऑप्शन है। अब क्या कहना चाहते थे? यह एक ऐसी स्थिति है, यानी सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है। दूसरा, स्वायत्त क्या है? यादृच्छिक क्रिया है। सीखना जो है वो स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। तीसरा, सीखना संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। और चौथा, पारिस्थितिकी के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण करना है। तो कोहलर क्या सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना एक प्रकार का क्या है? सीखना एक प्रकार का संज्ञानात्मक क्रिया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से शुरू करना चाहिए? किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से शुरू करना चाहिए? अक्षरों तथा शब्दों के साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, कि शब्दों के निर्माण से, या निम्न में से कोई नहीं। तो इसमें सही होगा क्या? अक्षरों और शब्दों के निर्माण से, क्योंकि हम इंग्लिश सीखते हैं तो ABCD से शुरू करते हैं, हिंदी सीखते हैं पढ़ने के लिए तो भी ABCD से छोटा बड़ा से शुरू करते हैं। ठीक है। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? एक समावेशी कक्षा है तो उसमें किस प्रकार के छात्र को शामिल किया जाएगा? किस प्रकार के छात्र को शामिल किया जाएगा? केवल विशिष्ट छात्र को, यानी ऐसे छात्र जो केवल बहुत तेज हों, या सामान्य तथा विशिष्ट छात्र यानी कि तेज भी हैं, मध्यम में भी हैं और कमजोर भी है उनको, या केवल सामान्य छात्र को, या केवल बहुभाषी तथा प्रतिभाशाली छात्र को? तो इसमें क्या होगा? सामान्य तथा विशिष्ट छात्र को, यानी कि सभी को शामिल करना होगा। एक समावेशी छात्र कक्षा में सभी को शामिल करना होगा और सभी को साथ लेकर हमें क्या आगे बढ़ना है। अगला देखते हैं। निम्न में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? निम्न में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? क्या नीरसता संबंधी दोष? अगर किसी को गणित समझ में नहीं आता तो कौन सा दोष है उसमें, क्या समस्या है? नीरसता संबंधी दोष, या तो पढ़ना वो पढ़ना नहीं चाहता, या पठन दोष पढ़ना नहीं चाहता, नीरसता मतलब उसकी रुचि नहीं है, या गणना दोष। अगर मैथ में हम देखें तो अगर आपको गणना आ गया तो मैथ आपको क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। तो गणना दोष ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? गणना दोष होगा आंसर। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। क्या समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है? क्या आवश्यक है? क्षमता निर्माण करना। क्या ये निर्माण है? गलत हो गया। क्षमता निर्माण का अभाव। क्या क्षमता निर्माण का अभाव? अभिभावकों की भागीदारी का न होना समावेशी सफलता के लिए आवश्यक है, पूछा जा रहा है। तो क्षमता निर्माण का अभाव, क्षमता का निर्माण नहीं किया जा रहा है। अभिभावकों की भागीदारी न होना। क्या? अभिभावकों की भागीदारी न होना। तीसरा है अलगाव। वो लड़का क्या होता हो? सबसे अलग रहता हो, सबसे अलग रहता हो। अभिभावक ध्यान नहीं देते हो, अभिभावक ध्यान नहीं देंगे, टीचर ध्यान नहीं देंगे तो क्षमता निर्माण नहीं होगा। तो सबसे इसमें उपयुक्त क्या पड़ता है? संवेदनशीलता। क्या? संवेदनशीलता होगा। सबसे उपयुक्त आपको छांटना है। ये तीनों हो सकता है लेकिन सबसे उपयुक्त छांटना है। या माता पिता संवेदनशील होंगे तो बच्चा पढ़ेगा, टीचर संवेदनशील होंगे तो बच्चा समावेशीकरण उसमें होगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं। निम्न में कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? क्या? निम्न में कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ठीक है, संवेग मतलब इमोशन। संवेग मतलब क्या होता है? इमोशन होता है। तो व्यवहारात्मक, क्या? व्यवहारात्मक, दैहिक और संज्ञानात्मक, या संवेदी। क्या? संवेदी। अब संवेग का पूछा जा रहा है तो ये व्यवहारात्मक भी हो सकता है, दैहिक भी हो सकता है, संज्ञानात्मक भी हो सकता है। यानी कि संवेग में हम क्या क्या शामिल करते हैं? व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक ज्ञान को शामिल करते हैं, लेकिन संवेदी जो है इसको हम नहीं शामिल करते। क्या? संवेदी को हम शामिल नहीं करते। क्या? संवेदी को हम शामिल नहीं करते।
तो आगे चलते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम हमको सही क्रम बताना है। क्या सही क्रम बताना है, इसको आप नहीं, गलत है यहाँ पर, सही क्रम हमको बताना है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही अनुक्रम क्या है, ठीक है। तो सही अनुक्रम इसमें क्या होगा, ज्ञान होगा, अनुप्रयोग होगा, अवबोध होगा, विश्लेषण होगा, संश्लेषण होगा, या मूल्यांकन होगा, या अनुप्रयोग होगा, विश्लेषण होगा, संश्लेषण होगा, अवबोध होगा, ज्ञान होगा, या मूल्यांकन होगा, संश्लेषण होगा, विश्लेषण होगा, अनुप्रयोग होगा, अवबोध होगा और ज्ञान होगा, ठीक है। तो पहले संज्ञान में क्या आपको ज्ञान होना चाहिए, क्या ज्ञान होना चाहिए, किसी चीज के बारे में जानकारी होगा, फिर आप उसको क्या करेंगे, समझेंगे, अवबोध करेंगे कि हाँ ये कैसे कैसे। अब आपने समझ लिया उसका, तो उसको क्या कर सकते हैं, अनुप्रयोग आप करेंगे, तो उसका जो ज्ञान आपने प्रयोग किया है अनुप्रयोग करेंगे। अब हो सकता है अनुप्रयोग करने के बाद कुछ आपको गलत दिखे, तो आप फिर क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे उसका। विश्लेषण करने के बाद क्या, जो नए नए तत्व निकले वो हो गया संश्लेषण। क्या हो गया, वो हो गया संश्लेषण। यानी संश्लेषण के बाद आप ये जो अवबोध आपने किया या अनुप्रयोग जो आपने किया, उसको आप सही कर सकते हैं। उसके बाद पुनः आप क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, पुनः आप मूल्यांकन करेंगे कि मैंने क्या क्या किया। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही अनुक्रम क्या होगा, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा अच्छे शिक्षक की विशेषता है, क्या एक अच्छा शिक्षक होने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए, कौन सा गुण होना चाहिए, कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, क्या कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जनतांत्रिक, यानी कि शिक्षक को जनतांत्रिक तो होना ही चाहिए। तो अगर गुण बोलेंगे तो सहानुभूत भी होना चाहिए, तो दोनों पर साइन तो लगा नहीं सकते। तो कौन अच्छे गुण का अच्छे शिक्षक का गुण नहीं है, तो जनतांत्रिक होना चाहिए और सहानुभूत होना चाहिए स्टूडेंटों से, नो डाउट सहानुभूत होना चाहिए। जनतांत्रिक यानी सभी बच्चों को आप ध्यान दें, सहानुभूति यानी अगर बच्चा पढ़ने में धीमा है तो उसके प्रति आप सहानुभूत दर्शाएं, या नहीं आप उसको मारने लगे। और वांछनीय सूचना देने वाला, और बच्चों को धीरे धीरे ऐसी सूचना दें जिससे उनका दिमाग डेवलप हो। लेकिन क्या स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। तो शिक्षक का गुण नहीं है क्या, स्वेच्छाचारी शिक्षक का गुण नहीं है। अगला देखते हैं, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है, क्या अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है, विक्टर बूम ने दिया, या मास्लो ने दिया, या हर्जबर्ग ने दिया, या स्कैनर ने दिया, क्या स्कैनर ने। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया है किसने, विक्टर बूम ने। कब दिया है, 1964 में। क्या 1964 में विक्टर बूम ने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत दिया, ठीक है। अगला देखते हैं, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, क्या अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा सूचना प्रक्रियाकरण और चौथा व्यवहार परिवर्तन, ठीक है, यानी आबा सादा। इसमें कौन है, इसमें सूचना प्रक्रियाकरण क्या है, सही आंसर है। क्या सूचना प्रक्रियाकरण सही आंसर है। अब इसको किसने दिया था, इसको ब्रूस आर जोयस तथा मार्शबेल ने अपनी पुस्तक मॉडल ऑफ टीचिंग, किसने दिया था ये अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किसने दिया, मार्शबेल तथा ब्रूस जोयस ने अपनी पुस्तक मॉडल ऑफ टीचिंग में दिया था। उन्होंने क्या बताया, शिक्षण के 4 प्रतिमान बताए, अंतः प्रक्रिया स्रोत, क्या अंतः प्रक्रिया स्रोत, सूचना प्रक्रिया, व्यक्तिगत स्रोत और व्यवहार स्रोत, क्या और व्यवहार स्रोत उन्होंने बताया, ठीक है। तो सूचना प्रक्रिया आपका इसमें क्या होगा, सही होगा, ठीक है, आपका सही होगा। अगला, कौशल के स्थानांतरण के लिए कौन उपयोगी है, कोई कौशल किसी के पास है तो उसको क्या करना है, स्थानांतरण करना है, तो क्या उपयोगी है। कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, पहला बता रहे हैं, यानी आप बता रहे हैं कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। रेखीय अनुक्रम है, कौशल क्या है, एक रेखीय अनुक्रम है या शाखीय अनुक्रम है। और अगला तैयारी और अर्जन, ये क्या है, तैयारी और अर्जन। तो इसमें देखेंगे कौशल अंतरण क्या, एक गति है ना कि उद्देश्य है, क्या एक गति है ना कि उद्देश्य। अगर आपके माता पिता में कौशल है बोलने का, लिखने का, तो वो धीरे धीरे आप में क्या हो जाता है, आपके पास आ जाता है।
हाँ, ये अलग बात है कि आपको ट्रैक्टर चलाना हो या मोटरसाइकिल चलाना हो या एरोप्लेन चलाना हो तो उसके लिए अलग कौशल लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर शिक्षा से संबंधित कौशल प्राथमिक स्तर पर देख रहे हैं तो जो माता पिता के पास होता है वो आराम से बच्चों में चला जाता है। क्या? आराम से बच्चों में चला जाता है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा शिक्षण का सूत्र है? क्या? निम्न में शिक्षण का सूत्र है। तो पहले हम देखते हैं शिक्षण के सूत्र क्या हैं। शिक्षण का सूत्र नहीं है। क्या? ये शिक्षण का सूत्र नहीं है, यहाँ पर होगा क्या? नहीं है, शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या? हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षण के सूत्रों का उल्लेख किया है। और कौन कौन सा सूत्र दिया है? सरल से कठिनता की ओर, यानी शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो सरल से कठिन की तरफ चले, यानी यहाँ पर आ है, सरल से कठिन की तरफ। ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, उस यानी आप शुरू में ज्ञान दें और उसके बाद उसके सामने समस्या रखें कि वो उन समस्याओं को ढूंढकर अज्ञात चीजों को भी पता लगाए। और उस स्थूल से सोच की तरफ, यानी बड़े से छोटे की तरफ, पूर्ण से अंश की तरफ, छोटे छोटे, पूर्ण मतलब आपने टीवी दिखा दिया, उसके बाद बच्चों को सिखाने लगे कि हाँ अब इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट हैं, तो सूक्ष्म से अंश की तरफ, अनिश्चित से निश्चित की तरफ, इसमें अनिश्चित से निश्चित की तरफ है, तो हो गया। दृश्य से अदृश्य की तरफ, दृश्य से अदृश्य की तरफ हो गया। ठीक है। विशिष्ट से सामान्य की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, विश्लेषण से संश्लेषण, यानी किसी चीज को उसने विश्लेषित किया। अब विश्लेषित करने के बाद उसके पास ये भी होना चाहिए कि उसने क्या क्या उसे पुट मिला, क्या क्या चीजें, छोटी छोटी चीजें उसने निखारी है, उसी को संश्लेषण कहते हैं। मनोविज्ञान क्रम से तर्कसंगत की तरफ, यानी बच्चा शुरू में मनोविज्ञान के स्तर पर कैसा सीख रहा है उसको आगे बढ़ाकर तर्कसंगत के स्तर पर लाना है। और अनुभव से युक्त युक्त की ओर, क्या? अनुभव से युक्त युक्त की ओर, और प्रकृति का अनुसरण। ये इतना 11 क्या है, 11 सूत्र हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया है। तो इसमें आप देखेंगे ये तीनों है लेकिन ये नहीं है, तो यहाँ पर कौन शिक्षण का सूत्र नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? क्या होता है? आप किसी को सूक्ष्म शिक्षण देना है तो उसका प्रथम पद क्या होगा? क्या होगा प्रथम पद? आप लोग आंसर दीजिए पॉज करके। तो क्या होगा? योजना बनाना। क्या? योजना बनाना। आप किसी को छोटी से छोटी शिक्षा देना चाहते हैं, बहुत ही माइन्यूट स्तर पर, तो आपको वैसे नहीं, आपको एक योजनाबद्ध से आप बताएंगे तभी किसी को समझ में आएगा, तभी किसी को समझ में आएगा। अगला, निम्न में कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पहले आप देख लें कि अवबोध के कितने स्तर हैं। क्या? अवबोध के कितने स्तर हैं, कितने सोपान हैं? तो अन्वेषण है, प्रस्तुतिकरण है, आत्मीकरण है, वर्णन और तथा अव्यक्तीकरण है। तो इसमें आप क्या शामिल है? आपको देखें, पृथक्करण आपका है, तो क्या होगा आपका आंसर? पृथक्करण। क्या? पृथक्करण। ठीक है, आगे चलते हैं। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव है। क्या? शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव है। विकेंद्रीकरण का मतलब ये कि स्कूल अपने आप से कैसे सिलेबस रखना है, कैसे स्टूडेंटों को पढ़ाना है, डिग्री देना है, वो भी पूरे भारत में मान्य हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। लेकिन हमें विकेंद्रीकरण कहाँ देखना है? क्या? सीटेट के स्तर पर, यानी कि ग्रामीण स्तर पर जो 5, 6 या 8 तक होता है वहां पर देखना है। ठीक है। तो इसमें आप देखिए कौन सा आप चुन सकते हैं। जब खंड एवं संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी हो, यानी कि उसमें क्या हो, छोटे छोटे जो स्कूल हैं वो और जो बड़ा स्कूल है, संबद्ध जो स्कूल है, उन दोनों की भागीदारी हो। हाँ, भागीदारी होगी तभी विकेंद्रीकरण होगा, नहीं तो एक ही काम करता रहेगा कोई, यानी कि यूजीसी पूरा काम करता रहे और सारे विश्वविद्यालय कोई काम ना करें। यूजीसी कैसा काम करें या जो माध्यमिक परिषद है कैसा काम करें, ये सभी स्कूलों से टच रहे और उनसे इनपुट लेते रहे, जिससे विकेंद्रीकरण हो जाए। स्थानीय व्यक्ति उपलब्ध हो। क्या? स्थानीय व्यक्ति उपलब्ध हो। ठीक है। और अध्यापक के पास सामग्री हो। क्या? अध्यापक के पास सामग्री भी होनी चाहिए, तभी वो विकेंद्रीकरण कर पाएगा। नहीं तो अध्यापक स्कूल में बैठा है और जो बड़ा स्कूल है उसने बुलाया, उसके पास साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, पैसे जाने का किराया नहीं है,
तो ये भी होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं सभी अगर ये रहेंगे तो शैक्षिक विकेंद्रीकरण होगा। क्या? शैक्षिक विकेंद्रीकरण होगा। अगला देखते हैं, एक छात्र पढ़ रहा है। क्या? एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में किस संवेदना द्वारा अपनी प्रतिक्रिया देगा? अब वो छात्र किस संवेदना द्वारा अपनी प्रतिक्रिया देगा? तो ये सरल क्वेश्चन है। किस के द्वारा? ध्वनि संवेदना, यानी ध्वनि संवेदना के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, किसके द्वारा? ध्वनि संवेदना के द्वारा वो प्रतिक्रिया देगा। अगला देखते हैं, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होगी। पियाजे क्या है? पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने प्राक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया। क्या? अवस्था के बारे में बताया। अब अवस्था को इन्होंने कितने भाग में डिवाइड किया? 4 भाग में डिवाइड किया। क्या? 4 भाग में डिवाइड किया। ठीक है, तो पहला जो है उसको बोलते हैं संवेगात्मक गामक अवस्था, ये जन्म से 2 वर्ष तक होता है। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, क्या? ये 2 से 7 वर्ष तक होता है। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 12 वर्ष तक होता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 होता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? प्राक संक्रियात्मक दिया हुआ है, तो ये कितना होगा? 2 से 7। क्या? 2 से 7, यानी कि सा आपका सही है। क्या? आपका सा ये वाला सही है। ठीक है, अगला, निम्न में कौन सी बाद की बाल्य अवस्था के बौद्धिक की विकास की विशेषता बताता है? निम्न में कौन सी बाद की बाल्य अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? क्या? नहीं है, ये है होना चाहिए, नहीं है। तो इसमें देखें, भविष्य की योजना की सूझबूझ, भविष्य की योजना की सूझबूझ। ठीक है, तो विज्ञान तथा काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बदलती हुई, क्या? बढ़ती हुई, ये या बढ़ती हुई तार्किक शक्ति या काल्पनिक भयों का अंत। क्वेश्चन क्या है कि बाद की बाल अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? तो भविष्य की योजना की सूझबूझ इसमें नहीं है। क्या? योजना की सूझबूझ इसमें नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? यानी ये विद्वान है, ये मनोवैज्ञानिक है, तो कौन भाषा विकास से संबंधित है? क्या? कौन भाषा विकास से संबंधित है? तो इसमें नोआम चामस्की जो है, क्या? नोआम चामस्की ये भाषा विकास से संबंधित है। अगला देखते हैं, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से, क्या? किस शीर्षक से सिद्ध किया? क्या? शीर्षक से सिद्ध किया, ये सिद्ध होगा। किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? पहुंच करके आप लोग बताइए कि अधिगम के प्रयास एवं भूल से। क्या? अधिगम के प्रयास एवं भूल से इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध किया था। ठीक है, अगला, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ठीक है, अब गिरोह अवस्था किसे कहते हैं? छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं तो अपना ग्रुप बना के एक साथ रहते हैं और सब एक दूसरे की बातों को जानते हैं। ठीक है, तो उसी बचपन की अवस्था को क्या बोलते हैं? गिरोह अवस्था, यानी समूह अवस्था। और गिरोह अवस्था में बच्चा अपने माता पिता से सबसे ज्यादा चिढ़ता है, क्योंकि माता पिता उसको क्या करते हैं? अनुशासन में रखना चाहते हैं। तो बच्चा जानता है कि माता पिता हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, हमारा जो दोस्त है, जो समूह के दोस्त है, वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये गिरोह अवस्था किस उम्र में होती है? तो ये गिरोह अवस्था कब होती है? 8 से 10 वर्ष। क्या? 8 से 10 वर्ष में ये होती है। क्या? 8 से 10 वर्ष में होती है। अगला देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था में कौन सा है? क्या? तृतीय अवस्था में, संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था में कौन सा है? तो इसमें मूर्त संक्रिय अवस्था। क्या? मूर्त संक्रिय अवस्था इसमें सही है। अगला देखते हैं, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले
मनोवैज्ञानिक, क्या मनोवैज्ञानिक कारकों में, क्या मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है, क्या कौन सा शामिल नहीं है निम्न में से अधिगम में। अधिगम मतलब क्या होता है? अधिगम मतलब आप सीखते हैं जो, इसको क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है? आप पॉज करके आप लोग करिए इसको। तो विषय वस्तु का स्वरूप जो है वो नहीं है, क्या विषय वस्तु का स्वरूप नहीं है। रुचि होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए, अधिगम की इच्छा होनी चाहिए। विषय वस्तु किसी भी प्रकार का है, अगर आप रुचि है, आपको सीखने की क्षमता है, प्रेरणा आपको मिले, तो आप अच्छे से उसको क्या करेंगे। विषय वस्तु से ज्यादा लेना देना नहीं होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सामाजिक मूल्य नहीं है, क्या निम्न में से सामाजिक मूल्य नहीं है, क्या सामाजिक मूल्य, ये सामाजिक लिखा है, गलत हो गया, सामाजिक मूल्य नहीं है। पहला सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता, क्या आक्रामकता की आवश्यकता। तो इसमें देखेंगे आपका पहला जो होगा सहायता परक व्यवहार, वो नहीं होगा। क्या सहायता परक व्यवहार कौन सा है, इसमें पूछा है। निम्न में कौन सा सामाजिक मूल्य है, ये नहीं, हटा दीजिए आप। निम्न में कौन सा सामाजिक मूल्य है, ठीक है। तो सहायता परक जो व्यवहार होगा वो सामाजिक मूल्य होगा, क्या वो सामाजिक मूल्य होगा। अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की एक पुस्तक है, क्या पुस्तक है, डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन, क्या डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन में 83 यानी कि 83 नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है, ठीक है, चर्चा की गई है। जैसे मैत्री भाव, समाजवाद, भाईचारा, टीम भावना, कर्तव्य भावना, सहानुभूति, सहयोग, समाज सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सहायता परक व्यवहार, ठीक है। तो ये क्या है? सामाजिक मूल्य हैं, ठीक है। आप ये ध्यान रखा, ये नहीं, इसमें गलत टाइपिंग हो गई है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, क्या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? खोज करके आप लोग करिए कि अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तो किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है, क्या व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है, ठीक है। अगला देखते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, क्या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। पहुंच करके आप लोग करिए, क्या नाम है? नैमित्तिक अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन। अगला, निम्न में कौन सी अधिगम की विशेषता एक विशेषता नहीं है, क्या अधिगम की विशेषता नहीं है। तो अधिगम की विशेषता योकम तथा सिम्पसन ने कुछ विशेषता बताई है। जैसे पहली, अधिगम अवृद्ध, क्या अधिगम अवृद्ध होना चाहिए। अधिगम संयोजन, क्या अधिगम संयोजन। और दूसरा, अधिगम लक्ष्योन्मुखी होना चाहिए, क्या अधिगम जो होना चाहिए वो लक्ष्योन्मुखी होना चाहिए। अधिगम व्यवहार में अपेक्षा स्थायी परिवर्तन है। अधिगम विवेकपूर्ण तथा सृजनशील होना चाहिए। अधिगम व्यक्तिगत से सामाजिक दोनों होनी चाहिए। अधिगम अनुभवों का संगठन है और अधिगम क्रियाशील है। अतः इसमें देखेंगे ना, तो अधिगम का अवलोकन नहीं है, तो आपका पहला जो होगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला जो होगा वो गलत हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।